खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। हर दिन इस मॉर्निंग शो को लेकर आपके सामने आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको बाखबर करें उन तमाम हालात वाक़ात से जो जम्मू कश्मीर से मुंसलिक हैं, मुल्की सतह पर है या बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी न किसी तरीके से अभी तक सुर्खियाँ बना चुके हैं। खबर भी होती है, तज्जिया भी होता है, तबसरा भी करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ खबर के दोनों पहलू आप तक रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप हमारे साथ सिर्फ टीवी पर नहीं ज्वाइन करते हैं, बल्कि आप हमारे साथ हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर भी लॉगिन करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और ये उम्मीद हमें है कि आज भी आप हमारी राब्ता साइटों पर ज़रूर आएंगे, पूरे दिन रहेंगे वहाँ पर। और आप जहाँ लाइव नशियात फेसबुक पर देख रहे हैं, वहाँ पर यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वक्फे से आपको अपडेट्स मिलते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 ज़ुबानों में ख़बर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना तजिया तहरीर करके हम तक पहुँचा सकते हैं। आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है, अगर आप उसे टीवी पर दिखाना चाहते हैं तो अक्सबंदी खुद कीजिएगा, हम तक पहुँचाइएगा और आपसे वादा कि ज़रूर उसे हम शामिल प्रोग्राम भी करेंगे और कहीं ना कहीं उसको जगह भी मिलेगी। फिलहाल प्रोग्राम का इत्ताई फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले ज़रा तवारीख के पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं। 8 जून आज है, माजी में 8 जून को क्या कुछ हुआ है जानने की कोशिश करेंगे। चंद अहम तरीन वाक़ात लेकर मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। 8:37 हुआ चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक हम चलेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ। इतिहास के पन्नों में आज के कौन से ऐसे वाक़यात हैं हिस्ट्री ऑफ द डे में या तारीख में, आज के कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। चंद पॉइंट्स। 2000 में आज ही के दिन पहली बार 8 जून को दिमागी रसूली का आलमी दिन मनाने का आगाज हुआ। 23 बरस हो गए हैं तो आज दिमागी रसूली के दिन को मनाया जाएगा। इस दिन को दिमागी रसूली के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। शुरुआत 8 जून 2000 में आज के दिन हुई थी। 1658 में आज ही के दिन औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा किया। इंग्लिस्तान या जिसे आप बरतानिया या इंग्लैंड कहते हैं, 1557 में फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान 8 जून को आज ही के दिन हुआ। और साल 1946 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने आज ही के दिन कैबिनेट मिशन प्लान मंजूर किया। 8 जून 1946 को कई अहम फैसले मीटिंग में लिए गए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से। साल 1946 में जून की 8 तारीख को अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जर्मन मुआजिद कैम्बर्स ने आज के दिन माचिस की डिब्बिया 1830 में बनाई थी। आज के दिन शुरुआत हुई। इसके अलावा नो किशन की तरफ से 1824 में आज ही के दिन वॉशिंग मशीन को पेटेंट कराया गया। यानी नो किशन की तरफ से जो वॉशिंग मशीन बनाई गई थी वो कोई दूसरा कॉपी ना करे, एक तरह से कॉपीराइट कोई उस पर ना ले, और पेटेंट कराने का जो सिलसिला है वो आज के दिन आगे बढ़ा। 8 जून 1824 को ऑफिशियली उनके नाम से ये मंसूब कर दी गई। लुइस वी डी लू 979 में फ्रांस का शहंशाह आज के दिन बनाया गया अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। आज ही के दिन यहूदियों ने 1655 में रोम के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। शुरुआत आज के दिन हुई 8 जून 1655 में और आज ही लुइस वी डी लू 979 में फ्रांस का शहंशाह बना। तो 2 बैक टू बैक बड़ी डेवलपमेंट्स इस खित्ते के अंदर थी, लेकिन यहूदियों को भी एक बड़े इलाके के अंदर निकालने की साजिश के इल्जाम के बाद रोम के खिलाफ बगावत भी आज के दिन शुरू हुई थी। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक हम रखते हैं। सलाम जेके में आप हमारे साथ 90 मिनट रहेंगे। खबरों, तज्जियों, तबसरों पर मबनी प्रोग्राम रहेगा। आखिरी कुछ मिनट्स जहां पर आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज भी वो सेगमेंट आगे चलकर आपके नाम करेंगे, लेकिन शुरुआत खबरों की होगी। प्रोग्राम का आगाज जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ करेंगे और आज भी खबरों की शुरुआत एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ। चलिए जनाब, आज की खबरों का आगाज़ करते हैं सियासत की दुनिया से, क्योंकि सियासत के महाज पर बयानात पिछले 24 घंटों के दौरान आ रहे हैं और सियासत जिस तरीके से हो रही है उससे रियासत का नक्शा क्या कुछ हो सकता है, रियासत के हाल अहवाल किस तरीके के हैं, उस पर हम ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल का हुकूमत पर वार, यानी डॉक्टर
डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और यह साफ कर दिया कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की इख्तिसादियात और तरक्की को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, यानी गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। सन 47 से लेकर 2019 तक की तरक्की की रफ्तार को देखा जाए कि जम्मू कश्मीर बशमूल लद्दाख के अंदर किस तरीके से तरक्की की गाड़ी चल रही थी और मुल्क भर के अंदर क्या कुछ हो रहा था। उन्होंने कहा कि हुकूमत का टोला, अल्फाज यही इस्तेमाल किए गए हैं कि हुकूमत के अंदर बैठे कुछ लोग गलत फहमी का शिकार है और जिस तरीके से वो मिस इंटरप्रेट करते हैं, जिस तरीके से वो गलत फहमियां पैदा करते हैं, शायद उन्हें यह लग रहा है कि इससे उन्हें सियासी फायदा होगा। अगर उन्हें सियासी फायदा मिला होता 2019 के बाद तो अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव किए गए होते। उन्होंने कहा कि 47 के बाद जैसे भी हालात रहे, जिस तरीके के भी हालात रहे, हर वक्त अवाम की खिदमत की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और यही वजह है कि जिस खिदमत का सिला उन्हें बार बार हुकूमत में आने का मौका भी मिला है। ताहम उन्होंने साफ कर दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर वजीर आजम साहब जिन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और दफ्तर जिस तरीके से बयानात दे रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। किन अल्फाज का इस्तेमाल डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने किया है और किस तरीके से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के रिजीम को उन्होंने सबसे बेहतर, आला और अफजल माना है, जरा फटाफट से सुन लीजिएगा। गवर्नर जो है तानाशाह बन चुका है, मनमानियां कर रहा है, चप्पे चप्पे पे यहाँ सिक्योरिटी फोर्स है, हर 4 कदम पे फौजी है बंदूक लेके, जिससे गांव और शहर में लोग हरासान और परेशान होते हैं। क्या करेगा फारूक साहब? फारूक साहब ने आवाम की आवाज़ उठाई आप ही के चैनलों के ज़रिए से। उसकी लगी लिपटी के बगैर साफ गोई जो है मानी जाती है। उसने कभी भी नई दिल्ली का ये जो उन्होंने नया यहाँ सिलसिला जारी किया तानाशाह का, तानाशाह हुकूमत कर रहा है बराह रास्त आईन को बालाए ताक रख के। यहाँ के लोग जो हक रखते हैं, सरदारी आवाम का हक है, सर चश्मा ताकत आवाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया 1947 में। कहाँ है वो? और नेशनल कॉन्फ्रेंस बाज़ाब्ता तौर आवाज़ उठाती रही है और उठाती रहेगी। T20 G20 जो का इनकाद जो हुआ, टूरिज़म की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ हुई, हालात ठीक थे। और जब हम पूछते हैं कि अब आप फिर लोगों को क्यों नहीं पूछते, उनकी राय से हुकूमत क्यों नहीं बनती यहाँ, बस उधर दाएं बाएं देखना शुरू करते हैं। ये तानाशाह है, ये जम्मू कश्मीर को तबाह और बर्बाद करने में लगी हुई है। और जितना जल्दी ये मुख्तसर हो इस किस्म की हुकूमत साजी तो हिंदुस्तान के लिए भी बेहतर है और जम्मू कश्मीर के लिए भी बेहतर है। सारी दुनिया में जो जमहूर पसंद मुल्क हैं वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। फारूक साहब का क्या कसूर है इसमें? इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोग पुरअज़म हैं और बिलाखिर जो सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया में वो हिंदुस्तान है। बिलाखिर ये बैनुल अक़वामी दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इन्होंने सही रास्ते पे आके यहाँ के लोगों की राय लेनी है और उनकी राय के मुताबिक हुकूमत बनेगी यहाँ। पर नो फिगर, आई हैव नॉट सीन एनी फिगर। डू दे फॉरगेट कठुआ इंडस्ट्रियल एस्टेट कब आया? 1900 शेर कश्मीर जब दोबारा आए इक़्तिदार में, उस वक्त जो शुरू में जो इक़्तिदार संभाला तो कठुआ का इंडस्ट्रियल पार्क है शेर कश्मीर ने दिया, कारथोली का शेर कश्मीर ने दिया, सांबा का शेर कश्मीर ने दिया, जम्मू का शेर कश्मीर ने दिया। अब मुझे बताइए इंडस्ट्रियल पार्क जितने सारे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और इनको दिखता नहीं है। यही हाल जम्मू का ही करूँगा क्योंकि आपने जम्मू से बात की है। तो कौन सी कमी है? जो शेर कश्मीर तक था वो करना। यूनिवर्सिटीज़ दोनों जगह बनाई, SKICC अगर इनको ये G20 में ये नहीं होती SKICC, ये फुटपाथ पे मीटिंगें करते, ये चीज़ें दिखती नहीं है इनको। कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, कहाँ से आया? आप यहाँ के नौजवान हो, मुझे ये अफसोस है कि नौजवान होने के बाद भी आप इन चीज़ों को लेते हो और इनके सवाल करते हो। सारा वजूद जो यहाँ का है
पहले अल्लाह का है, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। आज आप पढ़े लिखे हो, खाते पीते हो, गांव और शहर हर घर में टीवी है, हर गांव में गाड़ियां हैं, कोई पैदल नहीं चलता है। अब मुझे बताइए, चारों तरफ अब जो चीज़ें होनी चाहिए वो है, जम्मू कश्मीर के लोगों को दस्तयाब हैं। अब सुकून और चैन नहीं है, जमहूरी हक इनका सल्ब कर दिया गया है। इनको जो हिंदुस्तान सबसे बड़ी जमहूरियत है, जो इनको हक बनता है और इनकी ताकत है अपने नुमाइंदे चुनने का और उन्हीं के ज़रिए से अपनी हुकूमत बनाने का, वो जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया है। जो सबसे बड़ा नुकसान हमें मिल रहा है वो तानाशाह जो है दिल्ली में बैठा हुआ है, और जो तानाशाह यहाँ मुकर्रर किया गया है एलजी, वो मनमानियाँ करते हैं। 4 चीज़ें यहाँ खड़ी करेंगे, फिर कहेंगे इन्होंने क्या किया। तो वोट क्यों देते थे लोग हमें? आप डरते क्यों हो ये इलेक्शन कराने में? क्यों डरते हो? आज से पहले जितने भी, आज एलजी साहब ने तो दूसरा कलाम किया कि ये जो है ये इलेक्शन करने के बारे में कुछ कहा है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। सवाल पैदा होता है, अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो लोग गलत हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सब गलत किया है, यही कुछ आके लूट खसूट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को इल्ज़ाम देते हैं, तो ये सरासर गलत है। और वोट पड़ रहे हैं इन इलेक्शंस में, हम वोट के ज़रिए से आए हैं। ये आए हैं डायरेक्टली दिल्ली से कुर्सी पे बिठाने के लिए, और फिर हम पे तंज कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर तवारीख मौका देगी हमें इनके कारनामों को अवाम के सामने रखने का, एक भी इनमें दाग के बगैर नहीं है। बड़े बड़े घपले किए गए। अभी आपने 20 करोड़ की बात की, लेकिन तफसील कहाँ है? 20 करोड़ हमने खर्चा है, कहाँ खर्चा है? पहले तो हिसाब दो। जो आपने G20 यहाँ किया है वो अवाम का पैसा है, कहाँ खर्चा है? किस पे खर्चा है? स्मार्ट सिटी पे आपने पैसा खर्चा है, कितना खर्चा आया, किस किस चीज़ पे कितना खर्च हुआ है? अवाम का हक है ये जानना का। आप मनमानियाँ कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो, खुद ही पैसा ला रहे हो, खुद ही काम कर रहे हो, और अपनी छाती थपथपाते हो कि हमने ये बड़ा कमाल किया है। डॉक्टर मुस्तफा कमाल का पैदर पे बड़ा हमला। नेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिदार में आई तो काले चिट्ठे सामने रखे जाएंगे कि किस तरीके से अवाम के पैसे का लूट खसूट किया जा रहा है। न सिर्फ इतना कि अवामी मुंतखबा हुकूमतों, अवाम को यह हक हासिल है कि वो मुंतखबा हुकूमतों का क़याम अमल में लाए, लेकिन बड़ा जमहूरी मुल्क होने के बावजूद जम्मू कश्मीर को इससे मुस्तस्ना रखा जा रहा है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? G20 के लिए अगर हालात साजगार है, बल्दियात के लिए अगर हालात साजगार है, तो रियासती असेंबली के इंतखाबात से क्यों डर रही है भारतीय जनता पार्टी? सवाल आज ठोक के पूछ लिया है डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने। डॉक्टर मुस्तफा कमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बरादर और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद है, इसलिए इनकी बात को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर और बाहर काफी वेटेज के साथ देखा जा रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा एक और सियासी बयान की ओर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि एक और बयान जो आया है वो भी एक सियासी लीडर की तरफ से आया और उन्होंने भी सवाल पूछा है मरकज से कि आखिर कब तक इस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात के साथ खेला जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हुकूमत यानी भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं सवाल। कहा कि हुकूमत की तरफ से लगातार हालात को साजगार बनाने और हालात साजगार रहने के दावे तो किए गए, लेकिन जमहूरी अमल की जब बात आती है तो पहिया रुक जाता है। सिलेक्टेड गवर्नमेंट चलाने की कोशिशें हो रही है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट चलाने की कोशिशें हो रही है जो किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। इससे जमहूरियत को एक बड़ा धचका होगा और बड़ा धचका लग रहा है। बीडीसीज और डीडीसीज का जिक्र करते हुए जो अल्ताफ बुखारी का मानना है कि आईन को इस तरीके से बनाया गया कि अगर अदम एतमाद की तहरीक को पेश करना है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड लोगों को कुर्सियों पर बिठाना है। इस तरीके का निजाम चलाया जा रहा है और यह निजाम जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करने के बजाय उन्हें कमजोर कर रहा है। गवर्नमेंट कंट्रोल डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर के अंदर चाह रही है, इंतहाई अफसोसनाक है। इलेक्शन करवाए जाए और जमहूरियत का हक बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर के लोगों का, दूसरी बात। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि कश्मीर के बाद जम्मू के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर जिस तरीके के मिलिटेंसी के वाक़ात रोनुमा हो रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है और चश्मकुशा है।
हालात को बेहतर करने के लिए अवामी हुकूमतों का क़याम ज़रूरी है। अल्ताफ बुखारी भी मैदान में आए हैं और बड़ा बयान दिल्ली के सामने रख दिया है कि आप कंट्रोल गवर्नेंस यहां पर चाहते हैं, कंट्रोल डेमोक्रेसी चाहते हैं, शायद ये जमहूरी असूलों के मुतरादिफ है। इसके बाद आते हैं जी एक और बड़े बयान की और फटाफट से तीसरा बड़ा बयान, और बयान दिया है डायरेक्टर जनरल पुलिस ने, और ये टाल ठोक कर बयान आया है उन लोगों के लिए जो मंशियात के साथ कारोबार करते हैं और मंशियात के कारोबारी अब बाखबर हो जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है कि अब प्रॉपर्टियां तो सीज होनी है, उसके साथ साथ बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने का फैसला ले लिया गया है। और आला सतही कमेटी के इजलास में यह बड़ा फैसला लिया गया कि नार्को टेरर को किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह की सदारत में अहम इजलास मुनक्किद हुआ और ये जायजा मीटिंग थी नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की। और इस मीटिंग में जहां पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, जो ड्रग्स के आसपास हैं या इससे जुड़े हुए मसाइल हैं उन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ब्रीफ डीजीपी दिलबाग सिंह को किया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब जो मंशियात फरोश हैं, जो पेडलर्स हैं, उनके खिलाफ दो तरह की कार्रवाइयां। एक तो आप देखते थे कि अगर किसी का नाम आता था एनडीपीएस एक्ट लगता था, 1 साल की जेल भेज दिया जाता था। लेकिन ये कार्रवाई और सख्त कर दी जाएगी, शिकंजा और कसने की इंतजामिया की तरफ से कोशिश, और इसी कोशिश का नतीजा है कि बैंक अकाउंट मुंजमद तो किए जाएंगे लेकिन साथ साथ असासे भी जब्त करने का हुक्म डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से मुतल्लिका अफसरान को दिया गया है। उनकी सदारत में जम्मू के अंदर जो इजलास मुनक्किद हुआ, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात फरोशों के खिलाफ जो ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है उसमें मजीद कार्रवाई तेज होगी और साथ ही साथ सख्ती बरतने के अहकामात सादिर कर दिए गए हैं। अब मीटिंग में जहां पर सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की जा रही थी, ब्रीफ किया जा रहा था, डेटा सामने रखा जा रहा था पुलिस सरबराह के, उनकी तरफ से जब जायजा लिया गया तो दो चीजें क्लियर कर दी गई कि अगर आज के बाद एक तो जो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, 1 साल के लिए कम से कम मंशियात फरोश जिस पर काफी जो इल्जामात होते हैं वो तय होने के बाद जेल भेज दिया जाता, तो 1 साल कम से कम एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। लेकिन यहां पर जो दो बातें हुई हैं कि अगर किसी ने इस तरह की गैर इखलाकी या गैर समाजी कार्रवाइयों में कोई मुलव्विस पाया जाता है, ये गैर कानूनी काम है, तो उसमें सीधे तौर पर बैंक अकाउंट्स तो जो उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं वो तो रुकेंगे ही, उनको मुंजमद किया जाएगा, यानी बैंक अकाउंट सीज होंगे। लेकिन साथ साथ अहकामात सादिर कर दिए गए कि जो प्रॉपर्टीज इन पेडलर्स की है, जो समाज के अंदर सारा माहौल बिगाड़ रहे हैं और इस पूरे एक इकोसिस्टम को जिंदा करने का काम कर रहे हैं या जिंदा रखने का काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों की बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के साथ साथ असासे भी जब्त किए जाए। अब जब ये मीटिंग चल रही थी तो इसमें कौन थे? किसी एक एरिया का ऑफिसर नहीं, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो आप कार्रवाइयां देखते हैं रोजाना कि वहां पर 2 पेडलर्स पकड़े गए, 3 पकड़े गए, 4, ये कार्रवाइयां अलग अलग ऑफिशियल्स की निगरानी में होती है। तो वो तमाम ऑफिशियल्स थे जम्मू प्रोविंस से, एक तो स्पेशल डीजी क्राइम थे जम्मू कश्मीर के चौधरी, इस मीटिंग का हिस्सा थे, एडीजीपी हेडक्वार्टर्स, इसके अलावा पीएचक्यू एमके सिन्हा यानी पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर जो जिम्मेदारी जिन्होंने संभाली है और सारे इस तरह के ऑपरेशंस देखते हैं, वो इस मीटिंग में ब्रीफ कर रहे थे। इसके अलावा भीम सिंह टूटी, डीआईजी क्राइम जावेद इकबाल मट्टू, एआईजी ट्रेनिंग पॉलिसी पुलिस हेडक्वार्टर जेएस जौहर, इसके अलावा प्रोविजन ट्रांसपोर्ट एआईजी प्रोविजन ट्रांसपोर्ट गुरिंदर पाल सिंह इस मीटिंग का हिस्सा थे। एआईजी टेक कॉमन मनोज कुमार पंडित और सीनियर ऑफिसर्स जो क्राइम ब्रांच के हैं वो पुलिस सरबराह को ब्रीफ कर रहे थे। तो अब तक आप देखते थे कि कार्रवाइयां सिर्फ एनडीपीएस एक्ट के तहत होती थी, पेडलर को जेल भेज दिया जाता था और कई लोग छूट कर बाहर आते थे, फिर से इसी तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस हो जाते थे। लेकिन अब दोनों तरह की कार्रवाइयां कि जो फाइनेंशियली जो खुद को मजबूत मानते थे इस फील्ड में जाकर और काम खराब करते थे, कई नौजवानों की जिंदगियां तबाह की, फाइनेंशियली भी उन पर पाबंदियां लगेंगी, वहां पर अकाउंट्स मुंजमद होंगे और जो इनके एसेट्स हैं, जो इनके असासे हैं, जो इनकी जायदादें हैं, उनको जब्त करने का काम भी अब शुरू कर दिया जाएगा इस हुक्म के बाद। इसके साथ साथ एक और बड़ा और अहम फैसला यह भी लिया गया कि एएनटीएफ सेक्रेटरीट को खोला जाएगा और एएनटीएफ सेक्रेटरीट क्राइम ब्रांच के अंदर खुलेगा, जिसकी सरबराही डीआईजी रैंक के अफसर क्राइम ब्रांच के अंदर करेंगे। यानी एंटी नार्को टेरर फोर्सेस का सेक्रेटरीट खोलने की एस्टैब्लिश करने की मंजूरी दे दी गई है और क्राइम ब्रांच इसको हेड करेगा और डीआईजी रैंक के अफसर जो क्राइम ब्रांच के हैं वो बेटर कोऑर्डिनेशन करेंगे, फीडबैक देंगे, एनालिसिस करेंगे और किस तरीके से इस बड़े
खेल को बेनकाब किया जाए, इस पर गहरी नजर और एनालिसिस करते हुए रिपोर्ट्स वक्तन फवक्तन एजेंसीज को देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब अभी तक हम सिर्फ देखते थे एफआईआर होती थी, गिरफ्तारियां होती थी, कोर्ट के अंदर पेश किया जाता था, थोड़ी सी सजा मिलने के बाद दोबारा ये शख्स बाहर आकर नार्को टेरर में जुड़ता था, मंशियात फरोश बनता था और बेहतर अंदाज में काम करता था। लेकिन अब की बार ताल ठोककर पुलिस ने भी साफ कर दिया कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली बार आया तो थोड़ा सा सख्ती नहीं, अमन के साथ और मज़ाहमत किए बगैर बातचीत के जरिए से समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर बार बार फंसा और दूसरी बार आया तो सेफ्टी एक्ट लगेगा ही लगेगा, प्रॉपर्टी सील होनी है, बैंक अकाउंट मुंजमद होना ही होना है। और ये सब कुछ पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह की सरबराही में हो रहा है। और ये साफ कर दिया गया कि हर जिले के अंदर एंटी नार्को टेरर फ्रेंड्स को जो है वो और मजबूत किया जाएगा और हर उस फर्द की लिस्टिंग की जाएगी। जो ड्रग पेडलर है उसकी भी लिस्टिंग होगी और जो ड्रग ले रहा है उसकी भी लिस्टिंग होगी, ताकि उस पर भी नजर रखी जाए कि क्या वो सही सिमत में वापस आ रहा है या दोबारा इस दलदल में जा रहा है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बड़ी खबर से बाखबर करेंगे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर बैक टू बैक बड़े इज्तिमात हो रहे हैं और आज भी एक बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। कहां पर होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कितने वुज़रा उसमें होंगे, उस पर बात करेंगे। और उसके फौरन बाद आपको बताएंगे कि तरक्याती मंसूबों की अमल दरामद को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है और बहुत सारे तरक्याती मंसूबों पर काम नहीं होगा। क्या कुछ खबर है डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।